नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करते हैं दूसरा पड़ाव हमारी नई वेबिनार श्रृंखला का, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ 6 नई स्ट्रेटजीज, जिसमें प्राइस एक्शन क्या होता है और उसके सभी आने वाले जितने भी प्रकार के स्ट्रेटजीज होती होंगी जो एक मीडियम से इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए होनी चाहिए, हम सीखेंगे। तो आज जिस स्ट्रेटजी पे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, वो ज्यादा ध्यान देगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे, और उससे हम प्राइस एक्शन को कैसे समझते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि हम किसी स्ट्रेटजी के अंदर जाने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के दिमाग में जो भी कंसेप्ट होगा प्राइस एक्शन को लेके, उसे आज क्लियर करूं कि क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों को ऐसा लगता है मतलब कि प्राइस एक्शन बस एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीख जाओ तो आपको पूरी ट्रेडिंग आ जाएगी। ऐसे नहीं होता है। मार्केट का अलग सेंटीमेंट होता है। कभी मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा होता है, कभी सिर्फ नीचे आ रहा होता है, कभी सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो ऐसे वक्त आपको क्या समझ में आना चाहिए, बतौर सिर्फ किसी स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं, इस चीज पे हम आज ज्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मार्केट्स को कौन घुमाता है। जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स को कौन घुमाता है, या कौन उनमें स्थिरता लाता है, या कौन उसमें भूतल लाता है, तब आप जाके समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। तो मेरी आज कोशिश यही रहेगी कि आपके मन में जो भी पुराने डाउट्स होंगे, जैसे कई लोगों को डाउट्स होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, हमें समझ में नहीं आता। जब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्राइस एक्शन क्या, कैंडल स्टिक्स क्या, फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या, ये कैसे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन एक ऐसी थियरी है ट्रेडिंग में जिसमें इंडिकेटर्स को ज्यादा मूल भाव दिया नहीं गया है। आप मान के चलिए 100% सिर्फ चार्ट को देखना है, कोई भी इंडिकेटर को इसमें ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि प्राइस एक्शन का मतलब ही यह है कि कीमतें कैसी बढ़ रही हैं या घट रही हैं, उस प्राइस की एक स्टडी है। मान लीजिए अभी कीमतें अगर नीचे से ऊपर धीरे 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 जा रही हैं, थोड़ी स्थिर होती हैं, थोड़ी नीचे आती हैं, फिर थोड़ी स्थिरता बनाती हैं, फिर नीचे आती हैं, और इसी तरह से अपने मार्केट पैटर्न को चलाते रहती हैं। अगर हम सिर्फ इस पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें तो इसका ये वाला पार्ट हो गया इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। क्योंकि देखिए यहां पर जब जब मार्केट आया, मार्केट टूटा और नीचे गया, इस लेवल को आप एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं, इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं। तो ये आपने कोई इंडिकेटर के माध्यम से नहीं सीखा, ये तो आपने सरल अपनी आंखों से देख लिया कि जैसे ही मार्केट किसी पॉइंट पर से बार बार रिवर्स होता है, उस वक्त अगर वो वहां पर अपने आप को
ठहराव नहीं कर पाता, तो इसका मतलब वो उसके लिए वीक पॉइंट हो गया। मान लीजिए हम अभी ये चार्ट को, पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट कुछ इस तरह चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ऐसे मार्केट देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि चलो ये एक जोन तो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, क्योंकि यहां से मार्केट चढ़ा, जब इस लेवल पे आया फिर मार्केट चढ़ा, और जब इस लेवल पे आया तो अब सोचना पड़ेगा क्या होगा। तो हम ध्यान देंगे फिलहाल इस सपोर्ट जोन पे, और चूंकि मार्केट इस लेवल को, इस प्राइस लेवल को, चैनल को तोड़ नहीं पाया, तो हम इसे कहेंगे रेजिस्टेंस बैंड। मैंने पिछले भी वेबिनार्स में आप लोगों के साथ समझाने की कोशिश की थी कि रेजिस्टेंस का कोई प्राइस नहीं होता सिंगल हैंडेड, ना सपोर्ट का कोई प्राइस होता है, ठीक है। होता है बैंड, रेजिस्टेंस बैंड, सपोर्ट का एक बैंड होता है कि उस लेवल में अगर प्राइसेस आके फंस रही हैं तो ये एक जोन है इसका। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट का कोई भी प्रॉपर प्राइस लेवल नहीं होता, जोन होता है, ठीक है। ये आपको सीखना ज्यादा जरूरी है इस थियरी को समझने के लिए। अभी जैसे कि मैंने ये चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया, ये पार्ट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि मैंने इसके आगे ड्रॉ नहीं किया, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन साबित हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन साबित हुआ, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन साबित हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर जब जब प्राइस आया, प्राइस को मैंने ऊपर बढ़ते हुए देखा, यहां से नीचे नहीं आया प्राइस, और जब जब प्राइस इन लेवल्स के पास गया, प्राइस को नीचे ढकेला गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये मैंने कोई इंडिकेटर नहीं ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। मुझे समझ में आना लग गया कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे गया वो वहां से गिरता है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और मैंने ये भी समझ लिया कि जब प्राइस यहां पर आके टकराता है, प्राइस यहां से बढ़ता है। तो ये होता है प्राइस एक्शन को स्टडी करना। अब इसमें जब हम आगे जाते हैं, डबल कंफर्मेशन लेने जाते हैं, तो हम इसमें इंडिकेटर्स डालते हैं। अभी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ प्राइस एनालिसिस को, मतलब सिर्फ कीमतों के मोल भाव को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चार चीजें दिखेंगे सिर्फ। मुझे नहीं लगता इसके बिना कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको दिखेगी। एक तो होगी, वो सिंपल होगी, ट्रेंड फॉलो करना, कि मार्केट जिस तरफ चल रहा है उसके साथ चले जाइए। तीन ही प्रकार के मार्केट्स होते हैं, एक तो बढ़ता हुआ मार्केट, एक तो गिरता हुआ मार्केट, या एक तो कंसोलिडेटिंग मार्केट। चलो पहला बात तो हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है? मान लीजिए मार्केट अच्छे से ऊपर जा रहे हैं, अचानक यहां से मार्केट नीचे आता है, और फिर एक स्थिरता बनाते हुए सोचता है कि या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये हुआ रिवर्सल। मार्केट नीचे आया, लगातार ऊपर जाने के बाद, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लगातार ऊपर जाने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा सा ऊपर गया फिर आप रिवर्सल ढूंढ रहे, नहीं। मान लीजिए आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं और यूरो यूएसडी 300 पिप ऊपर चले गया। अब होना क्या है? मार्केट, मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, सीधे ऊपर नहीं जाता। ऐसे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमेशा एक पैटर्न बनाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। मार्केट कभी रॉकेट की तरह सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता। इसके पीछे कारण है। ऐसा अगर ऊपर गया भी मार्केट रॉकेट की तरह, तो वो सिर्फ एक फंडामेंटल न्यूज की वजह से होता है। कोई न्यूज आती है उस वक्त, तब ऐसा होता है। बट चूंकि हम रिवर्सल ट्रेडिंग को देख रहे हैं, तो हमें देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो ये जो लेंथ बन गई इसकी यहां से यहां तक की, मान लो ये है 400 पिप की, तो मेरा अनुभव
ये कहता है और मेरे अनुभव ने ये सिखाया है कि मार्केट जरूर थोड़ी देर डिप करेगा, भले ही फिर और ऊपर जाएगा, मगर डिप हर बार करेगा। तो जब ऐसे पॉइंट्स हम ढूंढ रहे होते हैं कि कहां से रिवर्स करेगा, उस वक्त हम अप्लाई करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फिर आती है बारी ट्रेंड ब्रेकआउट की। कई बार आपने ऐसे चार्ट देखे होंगे जहां पे लोगों ने ट्रायंगल्स बना के रखे होंगे, या नहीं भी देखे होंगे तो संक्षेप में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा स्थिर हो गया। अब यहां पे सवाल आ जाता है जाएगा कहां पे। अब ये जो ट्रेंड है आप जो देख रहे हैं, अगर मैंने बताया था जैसे कि ट्रेंड आप कैसे मेजर करते हैं, आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या दिखता है आपको, एक डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ है ये ट्रेंड पूरा, ठीक है। जब इस तरह का ट्रेंड होता है तो डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद मार्केट जिगजैग मूव करता है कि मैं अब कहां जाऊं, नीचे की तरफ जाऊं या ऊपर की तरफ जाऊं। तो जब इस तरह का मार्केट होता है तो पीछे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही देखना पड़ता है कि कहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगा, तभी उससे हम ट्रेंड ब्रेकआउट को पता कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद की आंखों से प्लॉट करना आना चाहिए। सबसे एक्सपर्ट ट्रेडर जो है वो पहले चार्ट को अपनी आंखों से ही देख लेते हैं, अपनी नंगी आंखों से उनको देखते हैं। बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं, हाउ टू ट्रेड नेकेड चार्ट्स। ये क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स है बाजार में, ठीक है। तो ट्रेंड ब्रेकआउट देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट ट्रेंड आपको ट्रेड करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का इंपॉर्टेंट, सभी अभी तक जितनी स्ट्रेटेजीज पे हमने बात की, सभी पर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो, ट्रेंड फॉलोइंग हो, रिवर्सल हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत लगेगी ही। सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग का लगेगा जब आप जैपनीज कैंडल स्टिक्स में खेलेंगे। जो ऐसी कैंडल्स देखते हैं ना, अजीबोगरीब कैंडल्स बनी होती है ऐसी। सो दोस्तों, हम लोग जहां टूट गए थे हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। क्षमा चाहता हूं लाइन में ब्रेक के जाने की वजह से। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट्स को कौन मूव करता है। दो ही तरीके की चीजें होती हैं, एक तो कोई इन्वेस्टमेंट आए बाजार में बहुत बड़ा वाला, या तो नॉर्मली जो दो देश एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, खरीद का बेचने का, उसके माध्यम से पेमेंट हमेशा बैलेंस में चलता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स में कई लोगों ने पढ़ा होगा कि थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो डिमांड एंड सप्लाई की जो थियरी है, ये सब लोग इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट थियरी है कि इसे बेसिक में लिया नहीं जा सकता। आज आप लोग रिटेल ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि चलो छोटा नुकसान भी हुआ तो क्या जाता है, बट जिस तरह से बैंक ट्रेड करता है या एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, या मतलब आप समझ सकते हैं जो डील करता है, वो इन सब नियमों के आधार पे अपने आप को प्लेस करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रकार का जो सिस्टम होता है जो पेमेंट को समानांतर में रखने के लिए रखा जाता है, वो बना होता है दो ढांचों से। उसको आप टिपिकली कह सकते हैं कैपिटल फ्लोज और दूसरे को ट्रेड फ्लोज, जैसे कि मैं कह रहा था। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल फ्लो में दो प्रकार की थियरीज है। एक तो होता है फिजिकल फ्लो, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा वरना आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि कोई इकोनॉमिक्स की थियरी चल रही है क्या, हम तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आए थे। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ
आपको मार्केट किस तरह से घूमते हैं यह देखने के लिए भी समझना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोग जो मैंने पिछले वेबिनार्स लिए उनमें उनका एक ही सवाल था कि फंडामेंटल न्यूज का हम कैसे इस्तेमाल करें ट्रेडिंग में। तो इस तरह से आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो हम इकोनॉमिक न्यूज इवेंट देखते हैं, जो एनएफपी आता है फ्राइडे को, या कोई जीडीपी के नंबर्स आते हैं, वो क्या दर्शाएगा यह आपको यहां पर देखने मिलेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात की फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए अमेरिका से कोई भारत देश में कोई चीज खरीदना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अमेरिकन डॉलर देके भारत की राशि जो रुपया है वो खरीदेगा, और फिर ही जाके भारत देश के कोई भी वस्तु को, प्रॉपर्टी को, सामग्री को खरीद पाएगा। तो ये हो गया फिजिकल फ्लो। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो दूसरा रास्ता है, उसका मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि अमेरिकन सरकार ने भारत के ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश किया, या भारत ने अमेरिकन सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश किया। तो होता क्या है, जब एक देश दूसरे देश में, देश का मतलब कोई भी बिजनेसमैन या सरकार दूसरे देश में निवेश करती है, तो वो अपना पैसा, अपनी जो मुद्रा होती है, वो दूसरे देश की मुद्रा में इन्वेस्ट करती है। उस वक्त हो जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप भी तो करते होंगे स्टॉक्स में पैसा। जैसे आपके पास इंडिया में रिलायंस बड़ी कंपनी है, टाटा बड़ी कंपनी है ना, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप क्या करते हैं? आपके पास तो रुपया ही है, आप इनसे क्या करते हैं? सीधा डीमैट अकाउंट खोलते हैं और पैसा लगा देते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं। अब बाहर देश में जो बैठा है वो कैसे करेगा? मान लीजिए कोई कनाडा में बैठा है, वो तो कैनेडियन डॉलर पहले भारत सरकार के अकाउंट में डालेगा। भारत सरकार का मतलब जो भी ट्रेजरी सिस्टम है इंडिया के अंदर, बैंक के अंदर, फिर बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेगी, इंडियन रुपया में, फिर जाके वो यहां के अकाउंट में पैसा लगा पाएगा। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब उससे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रेड फ्लो। ये इन्वेस्टमेंट्स तो मर्जी के ऊपर होते हैं, पसंद आया किया, नहीं पसंद आया नहीं किया। मगर एक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कार्स हो गए, पल्सेस हो गए, इत्यादि चीजें, कॉटन, शुगर, ये हर देश तो बना नहीं पाता। कोई ना कोई देश हमसे खरीदता है, किसी देश को से हम खरीदते हैं। तो इससे कहते हैं ट्रेड ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से कोई चीज खरीद रहा होता है, तो इसमें भी डॉलर और रुपया का एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने भी डॉलर ही भेजा और उन्होंने भी डॉलर ही भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर देश की राशि मुद्रा अलग होती है। यूरोजोन को छोड़ दीजिए, यूरोजोन में एक ही करेंसी चलती है। बट इंडिया, मान लीजिए अगर अमेरिका से कोई चीज खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो जरूर अपना आईएनआर कन्वर्ट करेगा पहले डॉलर में, ठीक है। जब डॉलर में कन्वर्ट करेगा तब जाके उसे मुद्रा मिलेगी डॉलर की, ठीक है। फिर ही जाके वो अमेरिका में कोई भी चीज खरीद पाएगा। तो ये हो गया फिजिकल ट्रेड। इसीलिए फॉरेक्स मार्केट जो है ये 24/7 चलते हैं, ताकि आप एक बैंक के ऊपर निर्भर ना रहें। अगर किसी को मंडे को कोई चीज खरीदना है, किसी को फ्राइडे को कोई चीज बेचना है, तो नॉर्मली जो हमें रिटेलर्स को दिखता है वो 24/5 बैंकिंग आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे 5 दिन। बट आप अगर कभी देखेंगे तो क्या कोई देश या कोई भी स्टेट सोता है सही में बिजनेस को लेके? नहीं, लगातार उसमें खरीद फरोख्त चल रही होती है। कोई ना कोई शिपमेंट जाता ही रहता होगा समुद्र में से। उस शिपमेंट को पूरा करने के लिए बैंक में पैसा डालना ही पड़ता होगा, वो किसी भी तरह का हो। उस रीजन को फैसिलिटेट करने के लिए, उस शिपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, उन दो देशों के बीच में बिजनेस जारी रखने के लिए फॉरेक्स मार्केट हमेशा खुले होते हैं। तो इस तरह से ट्रेड ओवरफ्लो देखा जाता है।
ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले चरण में। अभी ये थियरी पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट समझना जरूरी है। इस थियरी का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब ये थियरी इसलिए इजाद हुई है ताकि एक ही कमोडिटी या इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आईफोन ही ले लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा हम कहते हैं कि अमेरिका जा रहे हो क्या, कब तक आओगे, 10 दिन में आओगे, अच्छा तो यार मेरे लिए एक आईफोन लेते आना, क्योंकि वहां पर $1000 में ही मिलता है, या कह लीजिए छोटा फोन उसका $550 में ही मिलता है। वही एशियाई देशों में खरीदने जाओगे तो $1400 में मिलता है वही फोन, ये मिल जाएगा $900 में। ये क्यों होता है? ये होता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस करेंसीज के बीच का, या एक दूसरे की देश की करेंसी की स्ट्रेंथ की बदलाव से। तो सरकारें अपने आप दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए पॉलिसी नीतियां बनाती है। वरना अगर हम सीधा देखा जाए, आज अगर भारत से आपको $1 खरीदना है तो आपको ₹76.50 देने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसी रफ्तार से अगर आपने आईफोन लेने चले गए तो हर प्राइस को अगर आपने इस डॉलर रेट से कन्वर्ट करके खरीदा तो कभी कोई इंस्ट्रूमेंट आ ही नहीं पाएगा उस देश से हमारे देश में। इसीलिए यह परचेसिंग पावर पैरिटी लगाई जाती है कि सरकार, दुनिया के अलग अलग देशों की सरकार डिसीजन लेती है कि सेम क्वांटिटी और सेम कमोडिटी की प्राइसिंग हर देश में थोड़ी बहुत लेवल तक समान होनी चाहिए, वरना इससे बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही मुझे समझाना था यहां पे, इसीलिए इंटरेस्ट रेट थियरी बनाई गई है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे इस स्ट्रेटेजी के, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चूंकि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पुराने वेबिनार्स में भी बताया था, आज भी बताऊंगा चार्ट्स पे ले जाके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है। मैं साइड में ही ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत छोटा। पहले थियरी समझ लेते हैं, इसे आपको कब समझना है, ट्रेडेबल है ये। सबसे पहले तो आप मार्केट के अप ट्रेंड में ही हेड एंड शोल्डर थियरी को खेलेंगे। जी हां, मैंने एकदम सही कहा। अगर आपको डाउन ट्रेंड में कहीं हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा। मैं जानता हूं कई ट्रेडर्स इसको कहेंगे कि क्यों, हेड एंड शोल्डर तो अपने आप में एक चार्ट पैटर्न है, ये जहां बनेगा हम उसे ट्रेड करना चाहेंगे। मैं कहता हूं ट्रेड कीजिए, मगर उसमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसे हम आरआर कहते हैं, मतलब अगर ₹3 हम रिस्क पे लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट ₹9 का फायदा हो। यही तो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? 1:3 का होता है कि अगर मैं ₹1 रिस्क पे लगा रहा हूं तो मुझे कम से कम ₹3 तो मिले बिजनेस में। तो क्या होता है, जब आप बेटर फैसिलिटीज में इस ट्रेड को करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले मार्केट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से ट्रेंड में है वो मार्केट। फिर जब आप मार्केट के ट्रेंड को समझ जाते हैं तो अगर आप पहचानने में आ गए कि अप ट्रेंड है तो आपको ये ट्रेड अप ट्रेंड में ही ढूंढना है। और ये कैसे मिलेगा आपको मैं बता दूं, मैं सरल भाषा में समझाता हूं हेड एंड शोल्डर की परिभाषा। हेड एंड शोल्डर बनने के लिए सबसे पहले एक शोल्डर बनेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेस होकर नीचे आएगी। मगर इस बार जो प्राइस ऊपर बढ़ेगी वो काफी ऊपर जाके बढ़ेगी, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब यहां पर आने के बाद सवाल बनेगा कि मार्केट कहां जाएगा। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनता है। पहले तो मार्केट बढ़ता है तो यहां पहला शोल्डर बनता है, फिर गिरता है, रिट्रेस करता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा मार्केट्स बढ़ते हैं तो गिर गिर के बढ़ेंगे और गिरते हैं तो बढ़ बढ़ के गिरेंगे। तो यहां पे शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना। अब हेड एंड शोल्डर स्ट्रेटजी क्या कहती है, ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है। जैसे कि मैंने यहां ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, देखिए रिवर्सल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, शब्दों का ध्यान दीजिए, लगातार कह रहा हूं मैं, तो वो जरूर रिट्रेस होने नीचे आएगा।
और रिट्रेस कहां पे होगा ये हेड एंड शोल्डर बताता है। तो जिस तरह से हमने हेड एंड शोल्डर बनाया यहां पे, थियरी ये कहती है कि अगर हमने इसके दो निचले पॉइंट जोड़े ये, तो मार्केट यहां से तब तक नीचे जाएगा जितनी की इस नेक लाइन से इसके हेड की लेंथ है। ये लेंथ इतना ही नीचे भी बनाएगा। अब मैं ये भी कह दूं, ये आइडियल कंडीशंस में होता है, और ये जो मार्केट्स हैं फॉरेक्स के, इसमें आइडियल इजीली मिलता नहीं है। तो आपको जरूरी नहीं है एकदम ऐसे 3 पहाड़ बनते हुए दिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा MT4 में अलग अलग टाइप के पहाड़ कैसे दिखेंगे आपको चार्टिंग्स के। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या चाहूंगा कि आप हेड एंड शोल्डर को दोस्तों अप ट्रेंड में ही ट्रेड करें, डाउन ट्रेंड में इग्नोर करें। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। जब आपको कोई भी स्टॉक पे या फॉरेक्स पे भरोसा आ रहा है कि ये भी बहुत ऊपर चले गया, अब ये कब नीचे गिरेगा, तो ये पैटर्न आपको जरूर ढूंढना चाहिए। ध्यान रखिएगा मैंने कब कहा है आपको ये पैटर्न ढूंढने। ये नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है। जब भी मार्केट्स एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएंगे तभी ये पैटर्न आपको लागू होगा, नहीं तो आप दूसरी स्ट्रेटेजीज ढूंढिए फिर, ADX, बॉलिंगर बैंड्स, EMA क्रॉसओवर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी ये शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। चलिए यहां पे ड्रॉ किया हुआ पैटर्न ही मिल गया हमें। ये देखिए, ये पार्ट हो गया इसका बनने का तौर, यहां से ट्रेंड बनना शुरू हो गया इसका। ठीक है, ये बन गया आपका पहला शोल्डर, फिर मार्केट नीचे आया बना हेड, फिर मार्केट नीचे आ गया ऊपर शोल्डर। ठीक है, अब सेल सिग्नल कहां देखना है आपको, ये दो लाइनें जोड़ना है, ये वाली, और इसके नीचे जब मार्केट आएगा तभी आपको सेल करना है। समझ में आ रही है बात आपको? ये एक आइडियल पैटर्न नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, इस लेंथ के बराबर। इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर जो चीजें हैं ये इक्विडिस्टेंट नहीं मिलेंगी आपको हमेशा। इसीलिए कहा था कि हर जगह आइडियल कंडीशन मिलना मुश्किल है। तो नॉन आइडियल कंडीशंस जो है हम उन्हें लेके चलेंगे। और दूसरी चीज भी आपको याद रखना है, आइडियल कंडीशन में मैंने क्या कहा था, नेकलाइन से लेकर हेड तक मार्केट नीचे आता है। माने यहां से लेकर यहां तक मार्केट इतना और नीचे आना चाहिए, बट नहीं आया, तो आप ध्यान देंगे ये नॉन आइडियल कंडीशन है। तो इसमें आप पूरा टेक प्रॉफिट लेने की संभावना के ऊपर नहीं रुकेंगे। आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगातार 5-5 पिप या 2-2 पिप से लाते रहेंगे, जो भी टाइम फ्रेम पे है। आप, मैं टाइम फ्रेम पे आखिरी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अभी जैसे हमने फॉरेक्स में देखा ही क्या है, कोई भी चीज अगर है तो उसका अपोजिट पार्ट भी होता ही है हमारे लिए। अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है। तो इस तरह से हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। अब इसमें सीधी सीधी तरीके से आप एक ही प्रिंसिपल लागू करेंगे, और वो ये है कि जो भी कंडीशन था हेड एंड शोल्डर्स के लिए वो इसमें इन्वर्टेड होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, आप इसे डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे, डू नॉट ट्रेड इन अप ट्रेंड, इसको आप अप ट्रेंड में देखेंगे ही नहीं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल है। ये कैसे बनेगा आपके लिए, पहले कोई मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर और ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अब यहां पर आप ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपके लिए पहला शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अब आप क्या करेंगे, ऐसे दौरान नेकलाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये आइडियल है। मैं पहले ही कह दूं ये आइडियल है, इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहां से कितना ऊपर जाएगा, इस लेंथ से लेकर इस हेड की लेंथ तक, मतलब यहां तक, ये आइडियल है इसीलिए। तो आपका टेक प्रॉफिट होगा ये। मैं स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे ये भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें लेवरेज का काम आता है। ठीक है,
आप वेट करेंगे, इस लेवल को तोड़ने के लिए अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा, वॉल्यूम से ही बड़े रेजिस्टेंस का दरिया पार हो सकता है। छोटी छोटी कैंडल्स दरिया पार नहीं लगा सकती। अगर इस लेवल को यहां पे तोड़ना है तो बड़ा सा कैंडल बनता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा मोटा हरा सा कैंडल बनेगा और फिर यहां पे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर अगर ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो आप समझ जाइए यहां पे कंसोलिडेट होने वाला और प्राइस वीक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस पैटर्न का। हम इसके डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न देखेंगे। ये देखिए, ये एग्जांपल थोड़ा यूनिफॉर्म कंडीशन में का है और एक्सट्रीम है, तो इस पे आप जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने कहा था डाउन ट्रेंड मैंने कैसे पता किया, एक ट्रेंड लाइन सी ड्रॉ कर ली मैंने। ये देखिए मैं यहां गया, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आ जाता हूं। ट्रेंड लाइन तो डाउन ही है, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड है। उसमें क्या होता है, प्राइस नीचे आया, बना पहला शोल्डर, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, बना हेड, पहला हेड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बन गया शोल्डर। अब मैं क्या करूंगा, किन्हीं भी दो तबकों को मैं जोड़ूंगा और नेकलाइन बनाऊंगा। मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ये बन गई मेरी नेकलाइन। मेरा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ये लेंथ। अब इस वॉल्यूम को जिसने तोड़ा, आप देखिए वॉल्यूम कैसे टूटता है। ये बड़ा कैंडल देख रहे हैं आप, जो TP1 से होकर TP4 तक आ रहा है, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल। ऐसे टूटते हैं बड़े बड़े वॉल्यूम्स। क्योंकि आप देखेंगे, मैं क्यों कह रहा था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जब जब प्राइस ऊपर गया उसे नीचे आना पड़ा। ये देखिए नीचे आना पड़ा, ये देखिए नीचे आना पड़ा, यहां गया, यहां से तो सीधा नीचे। तो पूरी कोशिश लगाई थी बायर्स ने ऊपर आने की, मगर ये जो सेलर्स थे यहां के, ये फिर कारगर हुए और इसकी लगभग आधी से ज्यादा पावर को इन्होंने रेड से नीचे लाया और फिर मार्केट को कंसोलिडेट करके नीचे गिरा दिया। यही एक रीजन है दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगला पड़ाव पार कर पाएगा कि नहीं हमारा फॉरेक्स का पेयर, ये देखने के लिए आपको समझ में आना जरूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थियरी। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका। देखिए यहां पर जब जब आया बाउंस बैक हुआ, देखिए बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ। ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस हुआ। अब इसका मतलब ये एक चैनल बन गया, इसे हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। और मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। अब आप देखिए, जब आप यहां पे देखेंगे, ये इतनी लड़ाई के बाद यहां पर भी एक कंसोलिडेशन बॉक्स बन ही गया। इस दौरान जो प्रक्रिया हुई वो हुई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के माध्यम से। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ने आपको ब्रेकआउट यहां दिया, मतलब इस लेवल पे आपको खरीदना था और यहां से आप ऊपर तक गए, अच्छा खासा प्रॉफिट निकला। मतलब ये लेंथ जो है आप देखेंगे तो लगभग इसके बराबर है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। ये होता है डाउन ट्रेंड में सिस्टम को फॉलो करने का नतीजा। अभी हम चलते हैं और हम जरूर देखेंगे इनके नतीजों को MT4 पे डायरेक्टली। काफी सवाल भी आके रह गए हैं, मैं पहले ही बता दूं कि लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, इसलिए चिंता ना करें, मैं सारे सवाल लेके ही वेबिनार खत्म करूंगा। ठीक है, चलते हैं हम MT4 की तरफ। अभी सबसे पहले, चूंकि आप नए हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जाने कि आप लोगों को ये टूल मिलेगा कहां से। तो आप लोगों को अपने MT4 टर्मिनल में जाना है, उसमें मार्केट को क्लिक करना है और वहां पर सर्च करना है PZ हेड एंड शोल्डर MT4 4.0। पहले ही कह दूं ये डेमो वर्जन है, इसे खरीदना पड़ता है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ उसे समझने के लिए उसको डाउनलोड करना है और टेस्ट बटन दबाना है। जैसे ही टेस्ट बटन आप दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर में उसको खोल के आपको ऑप्शन दे देगा। आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट और 5 मिनट पे ही इस पैटर्न को ट्रेड करता हूं, क्योंकि
रिवर्सल 1 मिनट और 5 मिनट पे अच्छे से दिखता है। अगर कोई सोचेगा कि मैं 30 मिनट पे रिवर्सल देखना चाहता हूं, मैं कहूंगा मत कीजिए, क्योंकि 30 मिनट पे स्टॉप लॉस भी कितना बड़ा रखना पड़ेगा आपको। फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसमें लंबे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपना टेक प्रॉफिट नहीं, अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करते आना चाहिए। आपको अगर दिशा समझ में आ गई तो ये मार्केट आप ही का है। और दिशा समझना बिल्कुल आसान नहीं होता, सरल है, आसान नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम इतने इंडिकेटर्स की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज की बात कर रहे होते हैं। उसमें आपको कौन सा पसंद आ गया, कौन सा आपके दिल को लुभा गया, कौन सा आपकी आंखों में बस गया कि मैंने ये पैटर्न देखा चार्ट पे और मुझे समझ में आ गया, क्या बात है, मैं इसी को ट्रेड करूंगा। फिर आप उसी को ट्रेड करते हैं, आपको उसी पैटर्न पे समझदारी आ गई है। तो इस तरह से आप इसको MZ, PZ, MT4 को यहां लगाएंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां सेट करेंगे। जो भी करेंसी पेयर हो, मान लीजिए आपको यूरो USD देखना है, आप बस यहां पे स्टार्ट दबाएंगे, ऑटोमेटिकली जितने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने होंगे ये इंडिकेटर आपके लिए प्लॉट करते चले जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आप ही के सामने पूरी सेटिंग्स कर रहा हूं उसकी। मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूं कि आप इस इंडिकेटर को कैसे रन करें अपने फायदे के लिए। और आपको ये जो इंडिकेटर है ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज करना है। मैं पहले दिन से कहते आया हूं, ऑटोमेशन की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि जब तक आप मैन्युअली नहीं सीख लेते, ऑटोमेशन की तरफ आपको जाने में दिक्कतें होंगी। तो इस टेस्ट को हम चलने देते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स ढूंढ के रखे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। हम आते हैं प्रैक्टिकली उनको समझने के लिए, ठीक है। देखिए ये एक पैटर्न बना है 5 मिनट पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैंने क्यों कहा इसे इन्वर्टेड? अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये बन रहा है डाउन ट्रेंड में। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए तो ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है। कहीं से भी देख लीजिए मार्केट नीचे ही है, छोटा करके देख लीजिए ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है, ठीक है। इसके पहले कि आप पैटर्न्स ड्रॉ करें, आपको उनके पीछे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना जरूरी है। तो ये एक कंसोलिडेटेड चैनल है, यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। जब ये चैनल ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया, मतलब यहां पर इसे कोई सपोर्ट मिलने की दूर दूर तक व्यवस्था नहीं मिली। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था ये, जो मैं आपके लिए नीले कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब क्या होता है, जो पैटर्न बनने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड चाहिए वो यहां बन जाती है। एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर। फिर क्या होता है, उसके बाद हमने नेकलाइन ड्रॉ की और सेल सिग्नल जनरेट होता है, बाय सिग्नल जनरेट होता है। ये देखिए नेकलाइन हमने ड्रॉ की और यहां पर बाय सिग्नल आ गया। 2 पॉइंट ही तो जोड़ने थे ना नीचे के, हमने जोड़ा। और इस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो मैंने क्या कहा था, ये आपको कब तक जाके लिमिट देने वाला है प्रॉफिट का, जो लेंथ नेकलाइन से हेड की होती है उतने लेवल की। तो अगर आप देख रहे हैं तो क्या इसने उतनी पूरी दूरी कब्जील की? बिल्कुल की। देख लीजिए दोनों की लेंथ बराबर है। अपन कैप्चर करते हैं कितने पॉइंट, मैक्सिमम 19 पिप्स हुए हैं। यहां पर गए हम 23 पिप्स, 4 पिप ज्यादा कवर किए उसने और फिर गिरना शुरू हुआ। अब ऐसे इसमें पहला सवाल यह आता है कि स्टॉप लॉस हम कहां रखेंगे। मैंने हमेशा आपको समझाने की कोशिश ये की है, हमारे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बिहाफ पे होने चाहिए। आज फिर समझाता हूं, स्टॉप लॉस प्रीवियस सपोर्ट्स के हिसाब से रखिए और ऐसी कंडीशन में टेक प्रॉफिट प्रीवियस रेजिस्टेंस के हिसाब से रखिए। जैसे कि ये एक लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूं, ठीक है। ये जो एक लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल खड़ा हुआ है इसके लिए, तो मैं इसे ग्रीन ब्लूइश कलर दे देता हूं। तो जब आप यहां पर ट्रेड लगाएंगे, मैं एग्जैक्टली इस प्लेस की बात कर रहा हूं, बाय पोजीशन यहां डालेंगे आप,
ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप कितना लीवरेज यूज कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा लीवरेज लिया है तो आप प्रीवियस सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली अर्ज कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रीवियस सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर नीचे वाले सपोर्ट पे जाएगा जो ऑलमोस्ट इसका हेड हो जाएगा। और अगर आपने सही तरीके से लेवरेज यूज किया है, आपका अकाउंट बहुत अच्छी तरह से फंडेड है, तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे हेड लेवल का, क्योंकि आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न में 1:1 के रेशियो से खेलने आते हैं। अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं नुकसान के लिए, तो आप 100 रुपए का प्रॉफिट भी वहां पे, मुनाफा भी आप वहां पे सोचते हैं। इस तरह से आप इसको ट्रेड करते हैं। और हमेशा मैंने आपसे कहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहिए। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप करते हैं, मार्केट जब कभी भी झटके देता है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो आप देखिए, जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं, मैंने सिर्फ 3 रूल बताए हैं आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढिए हेड एंड शोल्डर से पहले। क्यों कह रहा हूं? अगर कंसोलिडेटेड पैटर्न रहा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी करीब करीब होते हैं, तो आपको वो ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन होगा तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड दिखेगा ही नहीं। जैसे ही कंसोलिडेशन टूटेगा किसी भी दिशा में, वो एक ट्रेंड बनाएगा, और वो ट्रेंड को आपको देखना है। इस चैनल में जो हम देख रहे हैं वो है डाउन ट्रेंड। तो हम इस डाउन ट्रेंड को देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट से कितने दूर ये पैटर्न बना है, और आप देखते हैं कि सपोर्ट लेवल से तो काफी नीचे बना है, मतलब रेजिस्टेंस नीचे है कहीं ना कहीं उसे। वहां पर जब उसे ब्रेकआउट मिलता है तो हमेशा एक पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बनने की कोशिश करता है, और एक पुराना सपोर्ट एक नया रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। ये नीले एरो पे ब्रेकअप हुआ, ब्रेकडाउन मिला, ट्रेड ऊपर गया, और एग्जैक्टली देखिए जब ये इस रेजिस्टेंस जोन पे आया तो मार्केट वहीं से नीचे आ गया, वो ऊपर जा भी नहीं पाया। बट अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए कभी ना कभी ये सपोर्ट भी हुआ करता था। तो यहां पर जो सपोर्ट है, मैं ड्रॉ करूंगा आपको बताने के लिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर जो सपोर्ट है, मैं इसको पीला कलर का ट्रायंगल बना रहा हूं, वो आमने जाके रेजिस्टेंस बन गया, ये रेड रेक्टेंगल बॉक्स। आपको मैंने कहा डाउन ट्रेंड में खेलिए, प्रॉफिट हुआ। अभी मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाऊंगा, अप ट्रेंड। कैसे देखूंगा मैं अप ट्रेंड? मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां गए, मुझे कहां देखने हैं? ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। चलो, मतलब ट्रेड इससे जब आगे गया तो मुझे समझ में आता है कि अब मुझे ट्रेड करना है। बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बनाई मैंने नेकलाइन, चूंकि वहां पे मैं पहले ही लाइन खींच चुका हूं, मैं एक नेकलाइन बनाता हूं। ये बन गई नेकलाइन। नेकलाइन के नीचे जैसे ही टूटता है, मैंने क्या कहा था आपको? सेल लगाना है, और टेक प्रॉफिट किस जोन में रखना है आपको? आपका टेक प्रॉफिट जोन होगा यहां तक। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उसके नेकलाइन से ऊपर हेड की बॉडी की जो लेंथ है, उसका डिस्टेंस भी लगभग इतना ही है। ये देखिए ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं तो यहां पर आप किक आउट हो जाएंगे। मैं कहां की बात कर रहा हूं? इस जोन पे। जैसे ही रिवर्सल होगा आप ट्रेलिंग स्टॉप लेके प्रॉफिट से निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस आप कहां लगाएंगे ऐसे सिचुएशन में? ये वाले जोन में, क्योंकि यहां पर इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड बना हुआ है। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल ऊपर रखेंगे। आप तो काफी प्रॉफिट लेके चले गए। अगर आप अच्छे से लेवरेज्ड होते तो आप स्टॉप लॉस कहां रखते? आप स्टॉप लॉस रखते कहीं ना कहीं इस लेवल पे। तो अगर आपका ट्रेड आप यहां पर सेल करते, नीचे मैक्सिमम अगर हम देखने जाए तो 42 पिप्स आप कमा रहे होते 5 मिनट के चार्ट पे, और आपका स्टॉप लॉस क्या होता? 6 पिप। कितनी गुना आपको रिवॉर्ड मिला। मान लीजिए आप हेविली लेवरेज्ड होते, आप फिर भी अपना स्टॉप लॉस क्या रखते? 6 पिप, और आपका मिनिमम टेक प्रॉफिट क्या निकलता? 12।
तो 1:2 के रेशियो में आपको प्रॉफिट निकला है। इस तरीके से आप ये दो पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। पूरा इस्तेमाल कीजिए इस पैटर्न को, बैक टेस्ट कीजिए इस इंडिकेटर को। ये इंडिकेटर का आज आप मदद ले रहे हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। आपको चार्ट्स को इस तरह से देखना है कि आपको ये बिना इंडिकेटर के भी ये चार्ट्स दिखाई देने चाहिए कि मेरे चार्ट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसीलिए आपको मैंने बैक टेस्टिंग टूल बोल के दिया है। अब मैं चलता हूं आपके सवाल लेने के लिए ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। प्रदीप सिंह कह रहे हैं सर मैंने ईएमए इंडिकेटर लगाया था बट उसमें कैंडल 1 आवर हो रहा है और मार्केट भी रिफ्रेश चलता ही नहीं, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखिए प्रदीप जी, आपने ठीक से वीडियो देखा नहीं। पहली बात, 1 आवर का कैंडल की स्ट्रेटेजी नहीं है, वो 1 मिनट पे लगाना पड़ता है और उस पे चार्ट 2 मिनट का रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आप तुरंत एक काम कीजिए, मेरा पहला वेबिनार ऑक्टा के सीरीज में 5 ईएमए ट्रेडिंग सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ऑफलाइन चार्ट कैसे बनाते हैं। आप जरूर उसे देखिए, आपका ये डाउट सॉल्व हो जाएगा। सेतु मुर्गन, हाउ विल प्रेडिक्ट विच वन विल ब्रेक वेदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सर देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे टूटेगा ये तो वॉल्यूम ही बताता है। वॉल्यूम छोड़ के आपको कोई बता नहीं सकता कि मार्केट बढ़ेगा या टूटेगा। और मैंने आप सब लोगों को एक बेहतरीन सा इंडिकेटर फ्री में दिया है बेटर वॉल्यूम नाम से, जिसे आप लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम टूटने के लिए क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम इस जोन की बात करें, ठीक है, यहां पर एक चैनल पैटर्न था और यहां पर वॉल्यूम टूटा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहां पे हाई वॉल्यूम स्पाइक नीचे जनरेट हुआ है, तभी जाके वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और मार्केट ऊपर गया है वहां पे। तो आपको वॉल्यूम की ही मदद लेनी होगी, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो बने होते हैं फॉलो करने के लिए। जब वो नहीं फॉलो हो रहे होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए कोई ना कोई वॉल्यूम चाहिए। शंकर भस्मा, व्हाट इज टुडेस ट्रेंड अप और डाउन, व्हाट इज द मैक्सिमम अप एंड डाउन? सर ये किस पैटर्न पे आप बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अगर डिटेल में लिख के भेजेंगे तो मैं जिस इंस्ट्रूमेंट की आप एनालिसिस करने बोल रहे हैं मैं उसे जरूर देखूंगा। संदेश, आई एम लूजिंग बिकॉज ऑफ बिग कैंडल्स इररिस्पेक्टिव। ओह सॉरी। पंडित शुभम शर्मा, सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ में नहीं आया, एक बार एग्जांपल करके बताइए। सर देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप आपको कैसे करना है। मान लीजिए आप गए किसी कैंडल स्टिक पे, यह है 1 मिनट का चार्ट, ठीक है, मैंने सेल किया, अभी लग गया सेल। यहां पे मैं जो भी टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाता हूं ऐसे लगा दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप मुझे जितने पॉइंट चाहिए उतने लगा दूंगा। मान लीजिए मुझे 100 पॉइंट पे ट्रेलिंग स्टॉप चाहिए, मैंने लगा दिया, ओके कर दिया। जैसे ही मार्केट मेरे दिशा में चलेगा मुझे मिल जाएगा, ऐसे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। सैन, सर आप अर्लियर वेबिनार्स आई हैव ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ RSI 20 एंड 200 EMA, few were profits, few were against our prediction, few were hitting SL, what would be going wrong? देखिए सर, सिर्फ RSI और 20 EMA के आप साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ पैटर्न्स अगेंस्ट गई हैं, तो क्या आप देखिए कहीं आप इकोनॉमिक न्यूज के बीच में तो नहीं खेल रहे थे? क्योंकि RSI तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताने में आपको मदद, मोमेंटम बताने की मदद करेगा। बट अगर आप 20 EMA में भी हार रहे हैं तो जरूर आपकी टाइमिंग ऐसे टाइम पे ट्रेड जा रही है जबकि ट्रेड में बड़ा स्पाइक आ रहा होगा। अभिषेक, कैन आई यूज हाइकेनेशी इन 1 मिनट चार्ट व्हेन? सर हाइकेनेशी 1 मिनट चार्ट पे मत यूज कीजिए। हाइकेनेशी एक्सपर्ट्स के लिए है, उसे कम से कम 15 मिनट से ऊपर देखना पड़ता है, वरना आप खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से और कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर पाएगी।
शुभम कन्वर, सर रिवर्सल ट्रेडिंग में पुराना रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसमें स्टॉप लॉस है। ये सवाल मैं समझ नहीं पाया। रिवर्सल ट्रेडिंग में पुराना रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस, सर ये क्वेश्चन को आप रिफाइन करके भेजिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। विशाल सोनी, प्लीज टेक वन सेमिनार ऑन हाइकन एशी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप जरूर ऑक्टा को रिक्वेस्ट कीजिए, मैं लूंगा। हाउ टू एनालाइज मार्केट्स विद इकोनॉमिक न्यूज, हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सर वही तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन देखने हैं उस दिन के मार्केट के, उस दिन का न्यूज आपको देखना है और कंसोलिडेशन पैटर्न देखना है। मैं बार बार सबको कहता हूं, आप लोग जब तक कंसोलिडेशन पैटर्न्स नहीं ढूंढेंगे आप लोगों को मार्केट का रुख नहीं दिखेगा। सबसे आसान तरीका कोई भी न्यूज इवेंट को ढूंढने के लिए एक ही है, न्यूज इवेंट से पहले कंसोलिडेटेड पैटर्न ढूंढिए। मार्केट्स जरूर एक जगह जमाव करा के बैठते हैं, फिर जहां पर भी वो ब्रेकआउट देगा आपको उसके साथ चलना है। बट मैं फिर आपको आगाह करूं, रिटेल ट्रेडर्स के लिए इकोनॉमिक न्यूज ट्रेडिंग करना सरल तरीका नहीं होता। न्यूज सेकंड्स में निकलती है, मिली सेकंड्स में आती है, ट्रेंड्स फिनिश हो जाते हैं मिनटों में, तब तक आप ट्रेड लगाने की सोच रहे होंगे। शुभम कन्वर, आइडियल कंडीशंस का मतलब क्या होता है? सर आइडियल कंडीशंस का मतलब यह होता है कि अगर कोई स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको, तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स लिखे होते हैं वो पैरामीटर्स बिल्कुल वैसे ही अगर आपको चार्ट पे मिले तो वो आइडियल कंडीशन होती है। बट ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आइडियल कंडीशंस मिलती नहीं है। तो आपको आइडियल कंडीशंस को अपने मुताबिक समझते हुए नॉन आइडियल कंडीशंस में ट्रेड करना होता है। बिलाल अहमद, सर पैराबोलिक को कैसे इंप्लीमेंट करें? सर देखिए पैराबोलिक को क्या, पैराबोलिक इंडिकेटर जो है वो बेसिकली ट्रेंड चेंजिंग इंडिकेटर्स में काम आता है। मैं तो कभी उसे यूज ना करता हूं क्योंकि उससे मुझे कभी कोई बेनिफिट नहीं होते हुए दिखा मुझे। हां इतना है कि जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, पैराबोलिक इंडिकेटर बिल्कुल अपना ट्रेंड चेंज करके अगर वो ऊपर के ऊपर बन रहा होगा तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ट्रेंड बदला, जैसे ही रिवर्सल आने की कोशिश की पैराबोलिक इंडिकेटर नीचे आ जाता है। यही काम होता है पैराबोलिक का। बट उसे वो एक सेकेंडरी इंडिकेटर है, उसके हमेशा आपको उसको दूसरे के साथ यूज करना होता है। बर्तिश कुमार, लाइव गोल्ड चार्ट पर 2200 EMA का नीचे ट्रेड कर रहा है गोल्ड, अभी अप ट्रेंड 20 EMA के ऊपर कब आएगा? सर मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, अप ट्रेंड कब आएगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा तभी वहां पर आएगा, तो वेट कीजिए। बिलाल अहमद, सर गोल्ड या GBP USD पर इंप्लीमेंट कीजिए। गोल्ड या GBP USD पे क्या इंप्लीमेंट करना है मुझे, आप अगर लिखेंगे तो मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। ये रहा आपका GBP USD का चार्ट, इस पे क्या इंप्लीमेंट करना है आप जरा लिख के भेज दीजिए। सैन, सर सॉरी टू आस्क यू, कैन आई सी योर अकाउंट हैविंग गुड बैलेंस, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू अचीव दैट? वेल सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो कई बार नुकसान होता है, कई बार प्रॉफिट होता है। सैन मैं तो कहना चाहूंगा, देखो दूसरे के अकाउंट को देखने से अच्छा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है उसे प्रैक्टिस करके ऐसी छवि अपनी बनाइए कि लोग आपका अकाउंट आपसे पूछने आए कि क्या आप मेरा अकाउंट मैनेज करोगे। क्योंकि मैंने, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं खुद के पैसे कैसे मैनेज करता हूं, तो मैं वैसे ही मैनेज करता हूं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसके पहले के 2 वेबिनार जाइए, Q&A सेशन जाइए, वहां मैंने लाइव ट्रेड किया है और उन्हीं रूल्स को मैं यूज करते हुए अपने भी ट्रेड्स देखता हूं। रजविंदर सिंह, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है? सर स्कैल्पिंग के लिए हमेशा 20 EMA के ऊपर ही बाय करना चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं होता। स्कैल्पिंग के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप कंसोलिडेटेड ट्रेड में ना फंसे कहीं पे, ट्रेंडिंग मार्केट्स होने चाहिए। बर्तिश कुमार, सर अभी लाइव गोल्ड चार्ट पर RSI 60 है लेकिन +1 लेवल पे 26 है, मैं किसे फॉलो करूं? देखिए सर, जो टाइम फ्रेम पे आप फॉलो करते हैं ना उसे फॉलो कीजिए। ऐसे देखेंगे तो 1 से 60 तक अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। अब आप ट्रेड कर रहे होंगे 1 मिनट पे और देखेंगे 60 मिनट का RSI, तो कभी आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अभिषेक शॉ, कैन आई यूज हाइकन एशी? नहीं अभिषेक, आप हाइकन एशी बिल्कुल यूज मत कीजिए।
वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हाइकानेशी कैंडल बनती ही है एवरेजिंग से। एवरेजिंग का फायदा कभी काम नहीं आएगा आपके, वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काम का है। बिलाल अहमद सर, मोबाइल में ट्रेलिंग स्टॉप ऑटोमेटिकली होगा या मैन्युअल करना पड़ेगा? सर मोबाइल के लिए आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, वो आपको जरूर मदद करेंगे। और कोई सवाल दोस्तों? आज की स्ट्रेटेजी को लेके किसी को कोई डाउट नहीं है? इतनी अच्छी बात बताई मैंने आज, आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ना ऑक्टा से कि आपको प्राइस पैटर्न पढ़ने हैं। अब जब मैं प्राइस पैटर्न्स पे एग्जांपल दे रहा हूं तो आप फिर इंडिकेटर्स की दुनिया में जा रहे हैं। आगे बढ़िए, अपनी आंखों से देखिए पैटर्न्स कैसे बनते हैं, फिर उसमें इंडिकेटर्स डालिए। दोस्तों मैं एक ही बात आपको बार बार कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस कीजिए। सारी स्ट्रेटजीज दुनिया भर में एक ही होती हैं। कोई उसे अपने नियम से खेलता है, कोई उसे अपने हिसाब से बनाता है, कोई दूसरे के ही तरीके से ट्रेड करता है। मेरे एक ही चीज को याद रखिएगा, सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, डेडिकेशन। अब उस डेडिकेशन में दो चीजें आती हैं, या अपने से कुछ नया बनाइए, पहले आप समझ जाइए क्या आपकी बुद्धि उतनी कार्यशील है कि आप कुछ नया बना सकते हैं। या सबसे सरल तरीका बताता हूं, किसी सक्सेसफुल ट्रेडर के फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। सच कह रहा हूं, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, पढ़ते ही आए हैं। कोई हमें नया फॉर्मूला दिया नहीं है कि पहली क्लास में पहला आना है तो ऐसे पढ़ो। सब एक ही किताब पढ़ते हैं। जैसे अपने दिमाग का तरीका है, जैसे जितना अपनी बुद्धि विकसित होती है हम उतना ही उससे पढ़ पाते हैं। तो मैं जब आपको कोई स्ट्रेटेजी देता हूं उसमें गठजोड़ मत कीजिए। 1 मिनट की स्ट्रेटेजी को 15 मिनट पे ट्राई मत कीजिए। देखिए मैं आपका टाइम बर्बाद करने के लिए तो आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूं, मैंने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट की है, इसीलिए मैं उस टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं। 1 मिनट की स्ट्रेटेजी 1 घंटे पे क्यों काम नहीं करेगी? सर 1 घंटे में वो रस्सी खत्म हो चुका होगा उस ट्रेड का। सिंपल एग्जांपल है, 1 मिनट में आप जो जितना तेज दौड़ पाएंगे 1 घंटे के बाद लगातार दौड़ने उतना दौड़ नहीं पाएंगे। ये मार्केट्स वैसे ही होते हैं। 1 घंटे पे 1 घंटे जैसी स्ट्रेटेजी लगाइए ना। मैंने कहा है आपसे हाइकानेशी 15 मिनट से आगे देखिए, तो आप उसको 1 और 2 मिनट और 5 मिनट पे देखना चाहते हैं, पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं इंसान का दिमाग बना ही ऐसे है कि वो हमेशा अल्टरेशंस कर रहा होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है आग से मत खेलो, हम हाथ जला के देखते हैं। वो तो माचिस से हाथ जलता है तो ठीक है, बट यहां पैसा जलेगा आपका अगर आप नुकसान करेंगे तो जब कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई आपको कोई समझा रहा है, समझाने के बाद उसको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बात तो है जो आपने फॉलो करनी चाहिए। डिसिप्लिन लगेगा, महीने में 2 ही ट्रेड कर पाएंगे, 2 ही कीजिए। किसने बोला रोज 10 करने के लिए? थोड़ी ना आपको अवार्ड मिलने वाला है किसी से। आपके अकाउंट में 1 रुपए से 1 रुपया 10 पैसा भी बढ़ता है, या 1 रुपए पे 1 रुपया भी कमाते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है। इतना ही मैं आज कह के इस वेबिनार को खत्म करना चाहूंगा।